हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल, आज प्रोबेबिलिटी का अपना सेकंड क्लास है और आज हम प्रोबेबिलिटी का आगे का पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी देखी थी। मैंने उस दिन भी बताया ना कि प्रोबेबिलिटी के कुछ सेक्शंस है जिनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सब में पहला था प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहती है एग्जैक्टली, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस से कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये था पहला वाला। दूसरा पॉइंट था टाइप्स ऑफ इवेंट जो हमने देखे। कौन से टाइप्स थे एक बार फिर से बताता हूँ। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट भी था, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी था। इवेंट में और एक इवेंट अपना बचा है, वो है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं जरा देखते हैं अभी। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको कहा जाता है भाई? जो इवेंट्स ए और बी को इक्वली लाइकली तब कहा जाता है जब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो, मतलब दोनों के ऑकरेंसेस के चांसेस सेम है, दोनों की भी उतनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम कहते हैं क्या? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे मान लो कॉइन को फेंका, एक इवेंट है हेड आना और दूसरा इवेंट है टेल आना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो क्या हेड आना और टेल आना ये दो इवेंट कौन से बन गए? इक्वली लाइकली। या फिर किसी ने ऐसा पूछा कि डाई को थ्रो किया और डाई को थ्रो करने के बाद नंबर आ रहा है 4 से बड़ा। 4 से बड़ा आ रहा है मतलब क्या क्या आ सकता? 5 या 6, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? मान लो ए है 4 से बड़ा, ए बोल रहा है 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जरा देखो। ऊपर आएगा 4 से बड़ा कौन सा नंबर आ सकता है? 5 या 6, मतलब ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन है और टोटल ऑप्शन 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। और मैं दूसरा इवेंट लेता हूँ बी, ये कह रहा है कि नंबर आना चाहिए 3 से छोटा, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ बी 3 से छोटे क्या क्या आ सकते हैं डाई को थ्रो करने के बाद? 1 और 2, मतलब इसमें भी 2 ही ऑप्शन है और नीचे टोटल ऑप्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई फिर से 1/3। ओहो, मतलब डाई को थ्रो करने के बाद 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और 3 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/3। मतलब 4 से बड़ा आना या फिर 3 से छोटा आना, ये दो इवेंट भी कौन से इवेंट बन गए? इक्वली लाइकली इवेंट्स बन गए। तो इनको कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स को ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट एग्जाम में ना ये शब्दों को यूज किया जाता है सवालों में, और हमको इसका नॉलेज नहीं है तो सवालों को सॉल्व करने नहीं आएगा। तो याद रखेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? ऐसे दो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम हो, उनको कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। वेल, अब ना हम अगला पार्ट देखने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त पार्ट है इस चैप्टर का, जिसपे कई बार एग्जामों में जबरदस्त सवाल और मुश्किल सवाल आते हैं। और वो पार्ट जो है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल, देखो नाम में ही लिखा है कंडीशनल, मतलब ये कुछ कंडीशन होने के बाद की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता? P ऑफ A बाय B, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको ऐसे, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले A की, कंडीशन क्या है? विद द कंडीशन B, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं A की विद द कंडीशन B, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ B हैज ऑकर्ड, या B कंडीशन B है तो A होने के चांसेस क्या है, ऐसा सवाल है। मतलब कि ऐसे कि कोई कंडीशन दी तो क्या रिजल्ट आएगा या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कि मैं ऐसे बोलूं कि तुम्हारी एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी, रिजल्ट को मैं लिखता हूं R, रिजल्ट अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है नॉर्मल डेज में। लेकिन अगर तुमको पूछा कि भाई कोरोना पैंडेमिक हो गया तो रिजल्ट कैसा आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है अगर कोरोना पैंडेमिक हो गया, और ये है रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डेज में, किसी भी डेज में, कोई इसमें कंडीशन नहीं है, तो ये विद कंडीशन है ना। तो अब ये सॉल्व कैसे करें, इसको निकाले कैसे, कैलकुलेट कैसे करें? तो देखो अब ये सवालों में खास तौर पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है या नहीं हम कैसा समझे, तो इसमें ना इफ देन
या फिर ऐसे सवाल इफ देन के शब्दों को यूज किया जाता, इफ दिस इज ऑकर्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इफ ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ दिस हैज ऑकर्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, या कंडीशन को डाला जाता और फिर कहा जाता कि प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब पहले कंडीशन होती फिर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती। मतलब एक इवेंट हो गया है और वो इवेंट होने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है क्योंकि पहला होने वाला है। जैसे 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 सपोज मैं ए को बोलूं, ए को बोलता हूं प्राइम नंबर। अब अगर तुमको पूछे कि भाई डाई को थ्रो किया तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम बोलोगे सर प्राइम नंबर मेरे पास क्या क्या है, एक प्राइम नहीं है, दो प्राइम है, तीन भी प्राइम है, चार नहीं है, पांच भी प्राइम है, तो मेरे पास तीन प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी ऊपर तीन और टोटल ऑप्शन है 6, तो 1/2, राइट है ना। तीन ऑप्शन है ना प्राइम के, डाई फेंकने के बाद प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 5 आ सकता, तो तीन ऑप्शन है मेरे पास ऊपर और टोटल ऑप्शन डाई फेंकने के बाद 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। लेकिन अब तुमको अगर सवाल पूछा, ध्यान दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, मतलब ये ए ऊपर ही आने वाला है with the condition if the number obtained on the die is even। देखो मतलब क्या उसने तुमको ए की प्रोबेबिलिटी पूछी, अभी प्राइम नंबर की पूछी, लेकिन उसने क्या बोला, if we already know that, if it is given that what is getting even number is getting, even नंबर मिला तो प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कैसे निकालना। हाँ, इसी को कहा जाता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करना, देखो जरा जरा ध्यान से सुनो। इसने क्या कहा कि इवन नंबर मिल गया, मतलब अब जो तुमको 6 नंबर मिलने वाले थे 1 2 3 4 5 6 वो नहीं मिल रहे, उसमें से सिर्फ इवन मिल रहे। मतलब नीचे तुम्हारे पास ऑप्शंस है सिर्फ इवन के, मतलब नीचे तुम्हारे पास मिलना चाहिए टोटल। अब तुम्हारा सैंपल स्पेस अब 1 2 3 4 5 6 का नहीं बचा, अब तुम्हारे पास सैंपल स्पेस बचा सिर्फ 3 नंबर का। कौन से 2 4 और 6 का, और उसमें से तुमको क्या मिलना चाहिए, प्राइम मिलना चाहिए, तो ऊपर आएगा उसमें से प्राइम। अब उसमें से प्राइम मतलब 2 4 6 में से ही प्राइम, ऐसा नहीं कि हम 3 को ले सकते या 5 को ले सकते, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या, इस बी में से वो हमको इंस्टेंसेस लेने हैं जो प्राइम है, मतलब ये होगा ए भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, क्योंकि इवन में से ही हमको एलिमेंट्स लेने हैं वो। ये आता है इसका P of A by B, मतलब N of A इंटरसेक्शन B by N of B। अब इसमें क्या करते हैं, कोई इसको ना ऊपर N of S से डिवाइड करते हैं और नीचे N of S से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे तुमको फार्मूला मिल जाता P of A if condition B has occurred, B हुआ तो A की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तुमको मिल रहा है। क्या मैं इसको N of A इंटरसेक्शन B by N of S सब चांसेस और इंटरसेक्शन के चांसेस ऑप्शंस, इसको मैं लिख सकता P of A इंटरसेक्शन B, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगी, N of B डिवाइडेड बाय N of S, टोटल ऑप्शंस और B के ऑप्शंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, A इंटरसेक्शन B के ऑप्शंस और टोटल ऑप्शंस, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये बनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो तुमको ना इसको याद रखना है, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, P of A विद द कंडीशन B। A की प्रोबेबिलिटी कंडीशन B हुई तो कुछ ऐसा आता। चलो इसी से मैं अब अगर तुमको ऐसा पूछूं, ध्यान से सुनो, कि अगर तुमको भी ऐसा पूछा गया कि B की प्रोबेबिलिटी निकालो विद द कंडीशन A, क्या बता सकते हो क्या है? यार यहाँ पे B नीचे था, A ऊपर है, यहाँ पे A नीचे है, B ऊपर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि B की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, कौन सी कंडीशन दी गई है, A वाली कंडीशन। इफ A कंडीशन ही इज गिवन, A की कंडीशन हो गई है, सेटिस्फाई हुई है, तब B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नीचे हम ले लेंगे प्रोबेबिलिटी, अब जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, और ऊपर इन दोनों के इंटरसेक्शन की, इन दोनों के इंटरसेक्शन की, B का इंटरसेक्शन A के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए समझ गए? तो इसी को कहा जाता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
अब इसमें बेसिक सवाल कैसे आते हैं, जरा मैं बताता हूँ। बेसिक सवाल, सिंपल से क्वेश्चन मान लो, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन सपोज ऐसा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। चलो थोड़ा सा वही सवाल में फिर से रिपीट करता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर if it is known that a number obtained on a die is odd number। अगर डाय पे ऑब्टेन किया हुआ नंबर ऑड है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर प्राइम है। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम तुमको निकालनी है, कंडीशन क्या हुई है, ऑड नंबर है। तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर क्या क्या है, 1 3 5, 3 ऑड नंबर है और प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं नीचे, डिवाइडेड बाय टोटल ऑप्शन 6। ऊपर भी टोटल ऑप्शन 6, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। क्या है ऑड भी प्राइम भी, 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है लेकिन इवन है, 3 ऑड भी प्राइम भी, 3 1 है और 5 1 है, 6 तो इवन है। तो प्राइम भी है ऑड भी है, ऐसे हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, 3 और 5। तो ये बन गई किसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर वाली, 2/6 ए एंड बी, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन की, ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। तो ये 6 और 6 को मैंने कैंसिल किया, तो बताओ ये क्या होगी, 2/3। देखो तो मैंने सवाल पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन अ die is prime if it is known। देखो ध्यान से सुनो, सवाल में if आ रहा है, सवाल में if आ रहा है, if it is known और if it is given that the number obtained on a die is odd। तो ये बन गया। ये if वर्ड यूज नहीं किया ना तो सवाल एकदम चेंज होता। जैसे मैं तुमको बताऊं कि what is the probability that number obtained on a die is, number obtained on a die is odd and prime। odd है और प्राइम है, odd and prime। देखो इसने कहीं पे if नहीं लगाया, कंडीशन नहीं डाली। तुम लॉजिक में भी सीखे ना, and मतलब कंजंक्शन रहता, कंजंक्शन दोनों का इंटरसेक्शन, दो भी चीजें होनी चाहिए, both of them should occur। लेकिन if then में क्या रहता, if then में कंडीशन रहती। तो यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। लेकिन मैंने सवाल आप में क्या पूछा, देखो ध्यान से सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर प्राइम एंड ऑड, प्राइम एंड ऑड, प्राइम एंड ऑड। और ये क्या है, प्राइम एंड ऑड की प्रोबेबिलिटी नहीं, इफ ऑड देन प्राइम की प्रोबेबिलिटी है। इफ ऑड, ये बी हुआ तो ए होने की प्रोबेबिलिटी है। दैट इज द चेंज, दैट इज द डिफरेंस। तो अगर तुमको पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द डाई इज थ्रोन द नंबर ऑब्टेन इज प्राइम एंड ऑड, तो इसमें इफ देन है ही नहीं, इसमें कंडीशन है ही नहीं, तो सिर्फ एंड है। मतलब तुमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है सिर्फ। और वो तो तुमने यहाँ पे निकाली, प्राइम भी है और ऑड भी है। ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, 2, और टोटल ऑप्शन कितने हैं, 6। तो ये बन गया 1/3। तो ये शब्दों का खेल है प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवालों में, जो तुमको समझना चाहिए। क्या शब्दों का खेल, एंड यूज किया। और यहाँ पे इफ बी देन ए, इफ और देन प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकाली, इसी को कहा गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो, ये है वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसे सवाल होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। तो ये बेसिक सवाल मैं लिया हूं यहाँ पर, लेकिन ऐसे ही सवाल तुमको बार बार एग्जामों में पूछे जाएंगे बेसिक लेवल में, और इसी को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके डिफिकल्ट सवाल भी बनाए जाते हैं। मैं आगे थोड़ा सा जेईई में आने वाले सवाल भी कैसे वो भी बताता हूं तुमको इस पे। तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के देखो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अब फॉर्मूले कैसे बने, तो देखो एक फॉर्मूला तो ऐसा बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय इक्वल टू क्या बना बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन है और ए इंटरसेक्शन भी सेम ही आएगा,
बट नीचे प्रोबेबिलिटी ये नीचे वाली क्या आएगी, मतलब ए हुआ तो बी होने की प्रोबेबिलिटी, ये है बी हुआ तो ए होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा डाउन द लाइन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो इस न्यूमरेटर को हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय। यस वी कैन राइट। फोर्थ, probability of B intersection A is probability of ये न्यूमरेटर ये वाला, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, probability of A into probability of B by। ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बताओ। फिफ्थ, ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, थोड़ा ध्यान दो, इंडिपेंडेंट है मतलब ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, या फिर बी की होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर B हो या ना हो A की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A है, और B होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब इसी के इतनी आ रही, मतलब B होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी, B होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी वही आ रही है जिसमें B के होने या ना होने की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो क्या मैं कह सकता कि ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है? यस ऑफ कोर्स, मतलब P ऑफ A मतलब नीचे कोई कंडीशन नहीं तब जो प्रोबेबिलिटी आ रही, और B कंडीशन होने के बाद आने वाली प्रोबेबिलिटी, ये दोनों अलग अलग है ही नहीं, सेम है। इसका मतलब B के होने या ना होने से A पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बोल रहा मेरी प्रोबेबिलिटी पहले जितनी थी, B हो या ना हो, कोई नहीं कुछ नहीं कहा गया था तब जितनी थी अभी भी उतनी है, B होने के बाद भी उतनी है। तो ये दो इवेंट कौन से हो गए? इंडिपेंडेंट। क्या इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए और कोई इक्वेशन हम बना सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, इसको क्या लिख सकते हैं? A होने के बाद B होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही होगी जो बिना A होने के होती थी। मतलब A होने के बाद B होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो 1/3 है, A हो या ना हो, A की कोई कंडीशन नहीं डाली, तब भी B की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मतलब B को कोई फर्क नहीं पड़ता A से। इसका मतलब A और B क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तब उनको कहा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होते हैं। कई बार एग्जामों में ये पूछा कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या ऐसा हो सकता है, तो हम बोलेंगे यस ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। लेकिन लास्ट लेक्चर को याद करो, थोड़ा सा मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में तुमको और एक बात बताई थी। अब ये तो ध्यान में रखना, 5 फॉर्मूले हो गए, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं। अगर थोड़ा सा समझा तो ये तुम कभी भी बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा रटने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल सा है, बी हुआ तो ए होने की प्रोबेबिलिटी, नीचे बी की प्रोबेबिलिटी, ऊपर इंटरसेक्शन, ए हुआ तो बी की प्रोबेबिलिटी, नीचे ए की प्रोबेबिलिटी, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दूसरा क्या किया, ये दो फॉर्मूले तो ऊपर वाले दोनों से ही बने। तीसरा, ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब बी होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? वही आएगी जो बिना बी की आती थी। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? बी की प्रोबेबिलिटी उतनी ही आएगी जितनी ए हो या ना हो पहले जितनी आती थी उतनी आएगी, क्योंकि ये दो इवेंट कौन से? इंडिपेंडेंट। यही तो खास बात है इंडिपेंडेंट इवेंट, इन्हीं को तो कहा गया, डेफिनेशन यही है। इफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट देन सच टू इवेंट्स आर कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट। दिस इज व्हाट मींस। एक की कंडीशन होने से दूसरे की होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, तो हो गए इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ और सीखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में स्पेशली। याद करो क्या सीखा था? ये सीखा था, ये अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है
अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आती है। कैसे आती होगी आगे? चलो अभी मैं प्रूफ करता हूं इसको। प्रूफ वी नो, इंडिपेंडेंट हो या ना हो, हमको एक फॉर्मूला पता है, P ऑफ A बाय B इज इक्वल टू P ऑफ B P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो P ऑफ A बाय B को मैं सिर्फ P ऑफ A लिख सकता हूं। मतलब B होने से A की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? उतनी आएगी जितनी बिना होने से या ना होने से, ए बी की कोई कंडीशन नहीं थी तब आती थी, उतनी आएगी। पी ऑफ ए कितनी आएगी? तो इसकी जगह मैं लिख सकता इतना। क्यों लिख सकता? क्योंकि ये दो इवेंट कौन से हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो इक्वल टू ये कितना आ रहा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। क्या ये पी ऑफ बी को मैं इधर ला सकता? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन P ऑफ A इंटू P ऑफ B आएगा इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या इसके इतना आएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यस, हो गया आपको? देखो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशंस को हमने ढूंढ लिया। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू क्या आता है? P ऑफ B आता है। हो गया प्रूफ? तो देखो मैं फिर से लिखता हूं। देखो इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम सीख रहे हैं आज, और बेसिक बातें हमने सीखी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अब क्या क्या सीखा देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले फिर से लिखता हूँ, P ऑफ A अगर B हुआ तो A होने की प्रोबेबिलिटी, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नीचे B की प्रोबेबिलिटी। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A हुआ तो B होने की प्रोबेबिलिटी, नीचे A की प्रोबेबिलिटी, ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ऊपर वाला। फोर्थ क्या लिख सकते हैं बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम और क्या लिख सकते? ये इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ? इंडिपेंडेंट A एंड B, इंडिपेंडेंट है A और B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को हम लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A को लिख सकते A हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, P ऑफ B के इतना ही आता। और इंडिपेंडेंट हो तो और एक प्रूफ अब भी हमने देखा, A इंटरसेक्शन B कितना आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इतना आता। यस, तो याद रखें, कभी कभी तो नॉर्मल सिंपल एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में सिर्फ ये फॉर्मूले ही पूछे गए सिंपल से, इससे भी हमको प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व करने आता है। याद रखें इस बात को। वेल, मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को अब थोड़ा सा और एक आगे के स्टेज पे लेके जाऊंगा और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे कुछ बातें तुमको बताऊंगा। ध्यान से सुने क्या है ये बातें। पहले जब ये चैप्टर 12th क्लास में बोर्ड्स में हुआ करता था तो ना इसके प्रूफ्स थे, ये थ्योरम्स थे, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ थ्योरम थे और वो थ्योरम्स एग्जामों में पूछे जाते थे, बोर्ड एग्जामों में। तो थ्योरम्स मैं एटलीस्ट बताता हूँ क्या है थ्योरम्स। देखो उसमें ना सबसे पहला थ्योरम इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहने वाले इवेंट्स ए और बी है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो ये कहता कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आते हैं।
उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आते हैं। कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें? देखो ऐसे प्रूव कर सकते हैं, मैं प्रूफ बताता हूं थोड़ा सा। ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। एग्रीड? ये तो हमको पता ही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के साथ, ये कैसा प्रूव करें? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, इनका A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन आ गई, देखो A और B इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट आ गई। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट कितनी आएगी, ये अगर मैं प्रूव कर पाया तो मैं ये प्रूव कर रहा कि A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। अभी कैसे प्रूव करूं, ये मुझे पता और ये मुझे प्रूव करना है, तो ये कैसे प्रूव करूं, ये कैसे प्रूव करूं? तो ये मैं चलो यहां से शुरुआत करता हूं इसकी, इसको ले लेंगे LHS और मुझे प्रूव करना है कि ये कितना आने वाला है, ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि देखो चिंटू और पिंटू इंडिपेंडेंट कब है? चिंटू और पिंटू के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, चिंटू की प्रोबेबिलिटी और पिंटू के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट कितनी आ गई, तो मैं प्रूव कर दिया कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट का रूल है, समझे? या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैक एंड जिल इंडिपेंडेंट है, तो जैक का और जिल के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जैक की प्रोबेबिलिटी इनटू जिल के प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, दोनों के प्रोडक्ट कितने आएंगे। तो इसको मैं अब ये तो डायरेक्ट मैं लिख नहीं सकता, तो अब इसको क्या लिख सकता? देखो अपने पास एक लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकता क्या? ध्यान दो, हाँ डी मॉर्गन्स, ये A यूनियन B का होल का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट B का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का बनेगा इंटरसेक्शन, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता। अच्छा, एक अपने पास A भी है, एक लॉजिक है हमारे पास, एक बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को, किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस उसकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, है ना? सीखा था ना हमने एक दिन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार की कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार। यस, ये आ रहा है यहाँ। अच्छा, तो अब क्या करें? क्या इसको मैं लिख सकता? देखो ये तुम्हारी LHS है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। आ गया यहाँ पे? तो A यूनियन B के प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं? अपना फार्मूला A यूनियन B का, P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हो रहा है देखो, 1 माइनस P ऑफ A, ये माइनस इसको लगा माइनस P ऑफ B, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। 1 माइनस P ऑफ को मैं लिख सकता P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ B और प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं लिख सकता P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्यों 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 लिख सकता? देखो क्योंकि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी B आएगी, क्योंकि A और B ऑलरेडी सवाल ने दिया है कि वो दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस, ये दोनों में से P ऑफ B कॉमन निकलेगा क्या? P ऑफ B, यस P ऑफ B कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या बचा?
1 और यहाँ पे बचा माइनस पी ऑफ ए। ये हो गया पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ बी और 1 माइनस पी ऑफ ए बन गया पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों में से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 1 माइनस पी ऑफ बी और ये बना पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और 1 माइनस पी ऑफ बी को लिख सकते हैं पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट। तो देखो प्रूव हो गया। जैक एंड जिल के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जैक की प्रोबेबिलिटी इनटू जिल की प्रोबेबिलिटी। तो जैक एंड जिल क्या बनते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का यही तो है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी इनटू बी की प्रोबेबिलिटी आती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आते हैं। अच्छा, तो ये थ्योरम सिर्फ यही बात नहीं कहता है, ये थ्योरम और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें कहता है। ये क्या, एक तो प्रूव हमने कर दिया, किसको प्रूव कर दिया भाई? इसको। ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा ये भी कहता कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट रहते। ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो और एक चीज ये कहता कि ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट रहते। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके दोनों के कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट रहते हैं। दोनों में से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट करे दूसरे का नहीं करे तो वो आने वाले दो इवेंट भी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहते हैं। इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये बचे वाले तीनों को। इसको तो मैंने प्रूव करके बताया, इन दोनों को तुम ट्राई करके देखो, नहीं जम रहा तो मुझे बताओ, मैं तुमको सोल्यूशन बताऊंगा बाद में। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सेट्स को यूज करना पड़ता है। बट कम से कम एटलीस्ट तुम इतनी तो बात याद रख सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके दोनों के कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट रहते। उसमें से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट किया दूसरे का नहीं किया तो वो दोनों भी इंडिपेंडेंट रहते। किसी एक का कॉम्प्लीमेंट किया दूसरे का नहीं किया तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट रहते। दिस इज व्हाट दिस इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर टेलिंग विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में ये बातें भी याद रखें, ठीक है। तो ये सारी बातें आज रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ ले, दिमाग में बिठाए। मैं इसके आगे का सेक्शन लूंगा और आगे फिर हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इन्हीं पे बेसिस पे। बट इसको एक बार परफेक्टली देख ले और ये दोनों को प्रूव करने की कोशिश करें। सेट्स का थोड़ा सा नॉलेज लगेगा इसमें, ये बात ध्यान दे। थोड़ी सी ये और मतलब ट्रिकी है, उतने आसान नहीं है। ये भी ट्रिकी था, ये खुद ट्राई करके देखो जमता है क्या देखो, मतलब तुमको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इसमें आसानी होगी। तो आज क्या क्या सीखा हमने, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। आज ना हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखी। अगर कोई एक चीज हुई तो दूसरी चीज होने की कंडीशन के बाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इफ समथिंग इज ऑकरिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अदर थिंग, ये हमने देखा। P ऑफ A बाई बी, P ऑफ B बाई A, ये देखा, इनके इसके फॉर्मूले देखे क्या आते हैं वो देखा। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिलेट किया P ऑफ A इंटरसेक्शन B से, उससे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कंडीशंस बनाए और इंडिपेंडेंट इवेंट के ये भी A और B इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आते हैं। ये सारी बातें हमने देखी, इसको अच्छे से देख लो, परफेक्टली दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसी पे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट और इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। सो ये सारे थ्योरम, इनको दोनों को ट्राई करना ना भूले। सो विल स्टॉप हियर, सी यू, बाय बाय।